हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस पर। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? साथियों, आज की क्लास में हम यही पढ़ेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ये दो तरह के ऑब्जेक्ट हम क्यों आपको पढ़ाना चाह रहे हैं, इनका क्या रोल वाक्य में होता है। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। शानदार क्लास लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। दोस्तों, टॉपिक आज का हमारा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या होते हैं? तो देखिए दोस्तों, ऑब्जेक्ट्स हमने पहले पढ़ लिए। हमने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब के बारे में जाना कि ये वाक्य में कहाँ कहाँ होते हैं, सेंटेंस में कहाँ कहाँ पर आते हैं, कैसे उनको पहचानें, वो आपको हमने बताया पिछली क्लास में। आज दोस्तों हम स्पेशल ऑब्जेक्ट की चर्चा करने वाले हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट जो होता है, कर्म जो होता है, ऑब्जेक्ट यानी कि जो अपना कर्म होता है, वाक्य में जो कर्म आता है, सेंटेंस जो होता है, उसमें जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसको हम वी कैन स्प्लिट इन टू कैटेगरीज। जो ऑब्जेक्ट है उसको हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब हम स्पेशल ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनको हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। साथियों, ये क्या होते हैं? देखो, ऑब्जेक्ट आपने पढ़ लिए, आपने इनको देखा भी है, लेकिन सही तरह से हम उनको पहचान नहीं पाए। आज हम यही पहचान करेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनकी पहचान हम क्या करें। ठीक है, देखो, जैसे हमने वाक्य लिखे हैं, ही सोल्ड हिज ओल्ड कार लास्ट डे। अब देखिए, इस वाक्य में ये तो ही सब्जेक्ट है, ठीक है, सोल्ड वर्ब है, ठीक है ना, और हिज ओल्ड कार ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्योंकि इस वाक्य में एक ही ऑब्जेक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखिए आप, ही राइट्स मी ए लेटर एवरी डे। देखो, ही सब्जेक्ट, राइट्स वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है और एक ए लेटर, ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं। ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। दो ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस के अंतर्गत हैं। तो देखो, दोनों ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन हम ये पहचान करना चाह रहे हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, अर्थात दोनों में से कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो देखो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनकी हम पहचान कैसे करेंगे? तो अभी तक हमने आपको ये समझाया कि ऑब्जेक्ट को हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसी वाक्य में अगर दो ऑब्जेक्ट आ जाएं तो फिर हम उनको कैसे पहचानें कि डायरेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट कौन सा है। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष ऑब्जेक्ट, सीधा, जिसको आप अपनी भाषा में समझ सकते हो, सीधा, अर्थात डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष ऑब्जेक्ट, प्रत्यक्ष कर्म, वो कौन सा है? तो देखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, कैसे होता है। देखो, ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द ऑब्जेक्ट इन विच द वर्ब इज एक्टिंग ऑन। इस शब्द को देखिए, ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो है जो ऑब्जेक्ट यानी जो कर्म, इन विच जिसमें या जिस पर वर्ब इज एक्टिंग ऑन, जिस पर वर्ब काम करती है। जिस पर कौन काम करती है? वर्ब काम करती है, और भी डायरेक्ट काम करती है। कैसे काम करती है? डायरेक्ट वर्ब जिस ऑब्जेक्ट पर डायरेक्ट काम करती है, जिस पर वर्ब का प्रभाव सीधा पड़ता है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे, और देखिए एक लाइन, ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज ए नाउन। ऑब्जेक्ट, सीधी सी बात है भाई, कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम होगा। लेकिन दैट डायरेक्टली रिसीव्स, जो डायरेक्ट रूप से, अर्थात प्रत्यक्ष रूप से, रिसीव्स द एक्शन ऑफ ए वर्ब, क्रिया के जो क्रिया है उसका जो एक्शन हो रहा है, उसको जो डायरेक्ट प्राप्त कर रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट पर क्रिया का डायरेक्ट एक्शन हो रहा है, वो ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। कहने का मतलब हम क्या समझे इन बातों से? ये समझे कि हमें क्रिया को देखना है और क्रिया को देखकर ये पता लगाना है पहले कि क्रिया डायरेक्ट रूप से किस ऑब्जेक्ट पर प्रभाव डाल रही है, वो ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो देखो, अब इनको कैसे पहचाने हम? ए गुड वे टू फाइंड ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने का या ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? इन ए सेंटेंस, किसी वाक्य में अगर दो ऑब्जेक्ट आ गए, हमें पहचानना हो कि डायरेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट कौन सा है। तो देखो,
इज टू फाइंड द वर्ब, सबसे पहले किसको पहचानो, वर्ब को, यानी क्रिया को पहचानो। एंड देन आस्क द क्वेश्चन हु और व्हाट, उसके बाद आप क्वेश्चन पूछो, जो वाक्य दिया गया है ना उस वाक्य से प्रश्न में आप एक प्रश्न का निर्माण करो, हु और व्हाट से प्रश्न का निर्माण करो। ये तो थ्योरेटिकल बात हुई, लेकिन हम आपको इतना नहीं घुमाएंगे, हमारा उद्देश्य है कि आपको सीधे सीधे हम समझाएं। देखो जैसे ही सोल्ड हिज ओल्ड कार लास्ट डे, ये सब्जेक्ट रहा ही, सोल्ड क्रिया हो गई, बेची, उसने पिछले दिन अपनी पुरानी कार बेची, ठीक है। अब इस वाक्य में बेचना तो हो गई क्या, वर्ब हो गई, ठीक है। और अब बेचने का सीधा प्रभाव किस पर पड़ा, उसकी पुरानी कार पर, उसकी पुरानी कार पर, तो सीधा सीधा ही इसमें ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। भाई बेचा क्या, पुरानी कार उसकी, ठीक है ना। देखो व्हाट से क्वेश्चन कर दे हमने, व्हाट मीन्स क्या होता है, हु मीन्स कौन होता है, व्हाट लगाओ, उसने पिछले दिन अपनी पुरानी कार बेची, क्या बेची, क्रिया के साथ क्या लगाओ, क्या बेची, पुरानी कार, डायरेक्ट उत्तर मिल रहा है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही राइट्स मी ए लेटर एवरी डे। अब देखो इसमें क्रिया है लिखना, वह लिखता है, मी माने मुझे, ए लेटर एक पत्र, एवरी डे माने प्रतिदिन, वह मुझे प्रतिदिन पत्र लिखता है। तो देखो अब इसमें अपने पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो मी और एक ए लेटर, दो ऑब्जेक्ट हो गए। डायरेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट कौन सा है, ऐसा मत समझना कि मी पहले आ रहा है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ए लेटर बाद में आ रहा है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, गलत हो जाएगा, ठीक है। अपन को क्या पहचान करनी है, क्रिया देखो, राइट्स मीन्स लिखना, अर्थात लिखता है। अब क्या या कौन, इनमें से लगाओ, क्या लिखता है, पत्र, क्या लिखता है, पत्र। तो सबसे पहले अपना उत्तर ये प्राप्त हुआ, ए लेटर, तो ये जो ए लेटर है ये क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो क्या लिखता है, पत्र, मुझे। अब मुझे तो बाद में, क्रिया का प्रभाव मुझ पर बाद में पड़ेगा, पहले एक पत्र उस पर प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तीसरा सेंटेंस भी देखिए, ही गेव ए नोटबुक टू मी यस्टरडे। देखो मैंने अब की बार मी को पीछे ले गया और इस ऑब्जेक्ट को आगे ले आया, एक को पीछे यहाँ पर ले गया। देखो ही गेव ए नोटबुक टू मी यस्टरडे, उसने मुझे कल एक नोटबुक दी, ठीक है। अब क्रिया है देना, दिया या दी, क्या, ए नोटबुक, एक नोटबुक। तो अपना उत्तर क्या से प्राप्त हो गया, ए नोटबुक, क्या दी, एक नोटबुक। तो ये क्या हो गया, ये डायरेक्ट हो गया। ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब मी तो बाद में आएगा, तो ये कैसा है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसकी बात हम बाद में करेंगे अलग से। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अपना, ठीक है। तो इसको कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो मैंने यहाँ पर मी से पहले टू नहीं लगाया, यहाँ पर मी से पहले टू लगा रखा है। इसका मतलब है जब भी हम कभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं तो उससे पहले टू लगाते हैं। यानी ये सजीव ऑब्जेक्ट भी होते हैं, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो लगभग सामान्यतः सजीव ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो उनसे पहले अगर हम उनको अगर हम दूसरे स्थान पर ऑब्जेक्ट के रूप में काम ले रहे हैं, अर्थात पहले डायरेक्ट लगा दे उसके बाद इनडायरेक्ट लगा रहे हैं, तो फिर उससे पहले अपन को टू का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब समझिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, जिस ऑब्जेक्ट पर क्रिया सीधी एक्शन करती है, ठीक है, वो ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। बहुत सारे ये भी कहते हैं कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो प्राय निर्जीव होता है। जैसे ए नोटबुक आ रहा है, ये निर्जीव है तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर ए लेटर आ रहा है, ये भी निर्जीव है तो ये भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। समझने के लिए इसे समझ सकते हैं हम, लेकिन फिर भी हम जो वास्तविक नियम है उसके हिसाब से समझेंगे कि भाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रत्यक्ष जो ऑब्जेक्ट है, प्रत्यक्ष कर्म जो है वो कौन सा होता है, जिस पर क्रिया सीधा प्रभाव डालती है, सीधा उसको अफेक्ट करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके बाद देखिए अगला, अब हम आते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर, ठीक है। अप्रत्यक्ष ऑब्जेक्ट जो होता है, अप्रत्यक्ष कर्म। अब सीधी सी बात, भाई अप्रत्यक्ष है तो बाद में, जैसे इंस्टीड ऑफ रिसीविंग, देखो यानी पढ़े, इंस्टीड ऑफ रिसीविंग द एक्शन डायरेक्टली फ्रॉम द वर्ब, यानी कि वर्ब डायरेक्ट प्रभाव ना करने के बजाय द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन डायरेक्टली फ्रॉम द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अर्थात देखो क्रिया का सीधा प्रभाव पड़ता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का सीधा प्रभाव पड़ता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर। इस लाइन का मतलब यही है, ठीक है। अर्थात इनडायरेक्ट जो
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसका सीधा प्रभाव किस पर पड़ेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको अफेक्ट करता है, जिसको सीधा प्रभावित करता है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। दैट्स वेयर द इनडायरेक्ट कनेक्शन टू द वर्ब कम्स इन, अर्थात क्रिया का जिस पर अप्रत्यक्ष प्रभाव होता है। भाई क्रिया का सीधा प्रभाव यानी प्रत्यक्ष प्रभाव तो किस पर हो गया, वो तो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर, और जो अप्रत्यक्ष प्रभाव है क्रिया का वो हो गया इनडायरेक्ट वर्ब पर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, जैसे एक इसको हम कैसे पहचानेंगे समझिए। एक गुड वे टू फाइंड एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस इज टू फाइंड द वर्ब। सबसे पहले क्रिया को पहचानिए, किसको ढूंढिए, क्रिया को। एंड देन आस्क, और फिर क्वेश्चन पूछिए, टू होम या फॉर होम और फॉर वाट, इनको लगा करके प्रश्न पूछिए। ठीक है, जैसे ही सोल्ड हिज ओल्ड कार लास्ट डे, इसमें तो एक ही ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये तो सीधा ही है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही है। दूसरा उदाहरण देखिए, ही राइट्स मी ए लेटर यस्टरडे, तो देखो क्रिया है लिखना, वह लिखता है मुझे एक पत्र प्रतिदिन, अर्थात वह प्रतिदिन मुझे एक पत्र लिखता है। तो क्रिया क्या हुई, लिखना, लिखता है। ठीक है, इसके बाद अब अपन को लिखता है, अब इसमें अपन ये देखेंगे टू होम या फॉर वाट, किसके लिए या किसको, तो किसको लिखता है, मी माने मुझे, तो उत्तर आ गया अपना मी, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। तीसरा उदाहरण देखिए, ही गेव ए नोटबुक टू मी यस्टरडे, ही गेव क्रिया है अपनी, गेव दिया या दी, उसने मुझे कल एक नोटबुक दी। अब देखो दी किसको, मुझे, ये रहा मुझे। ठीक है, उत्तर यहाँ पर आ रहा है अपना, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि अपन किससे प्रश्न कर रहे हैं, होम या वाट, फॉर होम, टू होम या फॉर वाट से उत्तर निकाल रहे हैं सामान्य भाषा में। दोस्तों अब हम आपको सीधी बात समझाते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है ना, उनमें आपको क्या करना है। देखो अक्सर सामान्यतः देखा जाता है कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव होता है हमेशा। देखो जैसे ये आ रहा है, निर्जीव ऑब्जेक्ट मान लो इसको, आप तो सीधा ही ऐसा करें। और जो सजीव ऑब्जेक्ट यहाँ पर ये आ रहा है, अब ये इसको हम ऐसा मान, अगर दो ऑब्जेक्ट एक वाक्य में हैं, तब की बात बता रहा हूँ मैं, अगर किसी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हैं तो फिर हमको ऐसे पहचान करनी है। अगर किसी में एक ही है तब तो वो खुद ही डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन दो ऑब्जेक्ट आ गए और हमें पहचान करने हैं कि भाई ऑब्जेक्ट में तो हैं लेकिन डायरेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट कौन सा है। तो यहाँ पर यानी क्रिया जिसको सीधा प्रभावित करेगी वो तो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जिसको ये वाला ऑब्जेक्ट यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको सीधा प्रभावित करता है वो होता है कौन, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब देखो सजीव निर्जीव के हिसाब से भी आप, मैं ये नहीं कहता कि 100%, लेकिन कुछ हद तक आप ये समझ सकते हो कि भाई जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है दोनों में से वो तो सजीव, वो तो निर्जीव, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो सजीव होता है, अक्सर ऐसा देखा जाता है। तो साथियों आज की क्लास यहाँ तक ही, आपको समझ आया होगा ऑब्जेक्ट्स के बारे में। छोटी छोटी बातों को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हमें अंग्रेज़ी पर अच्छी पकड़ बनानी है तो हमें इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। इनको छोटी समझकर हम छोड़ देते हैं कई बार, लेकिन वो फिर हम सही रूप में अंग्रेज़ी सीख ही नहीं पाते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।